एनर्जी कंसिडरेशंस इन ऑर्गेनिक रिएक्शंस, कार्बनिक अभिक्रियाओं में ऊर्जा का चिंतन। पहली अभिक्रिया हम देख रहे हैं, ए कन्वर्ट्स इनटू बी एंड साइमल्टेनियसली बी ऑल्सो कन्वर्ट्स इनटू ए। तो ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है जिसमें अभिकारक या जो क्रियाकारक ए है वो उत्पाद बी में बदल रहा है और साथ के साथ उसी समय बी उत्पाद जो है वो ए में कन्वर्ट होता जा रहा है। तो चूँकि ये एक उत्क्रमणीय अभिक्रिया है, एक साम्य इसमें स्थापित होता है, तो हम इस अभिक्रिया के लिए साम्य स्थिरांक या इक्विलिब्रियम कांस्टेंट के इसकी वैल्यू देंगे k इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ B अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A, यानी k होता है इक्विलिब्रियम कांस्टेंट k इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ प्रोडक्ट्स अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ रिएक्टेंट्स। इसी तरह से दूसरी अभिक्रिया है जिसमें A प्लस बी गिव्स C। दो क्रियाकारक हैं और वो मिलकर के एक उत्पाद दे रहे हैं, तो इसके लिए k की वैल्यू होगी K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। और इसी तरह से ये जो थर्ड अभिक्रिया है A प्लस बी गिव्स C प्लस D, इसके लिए भी K की वैल्यू दी जा सकती है। K इक्वल्स टू फॉर दिस रिएक्शन K इक्वल्स टू कंसंट्रेशन ऑफ C इंटू कंसंट्रेशन ऑफ D अपॉन कंसंट्रेशन ऑफ A इंटू कंसंट्रेशन ऑफ B। ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट K है ये डिपेंड करता है इंथैल्पी चेंज पे, इंथैल्पी ऑफ रिएक्शन पे, दूसरा एंट्रोपी पे, डेल्टा H और डेल्टा S पे डिपेंड करता है, क्योंकि डेल्टा G की वैल्यू होती है डेल्टा H माइनस T डेल्टा S, और ये जो इक्विलिब्रियम कांस्टेंट है ये डेल्टा G पर डिपेंड करता है। अब ये देखते हैं, ये जो ग्राफ हैं, पहला ग्राफ हम देख रहे हैं यहाँ पर, ये जो ड्रॉ हमने किया हुआ है ये हम ले रहे हैं रिएक्शन की प्रोसीडिंग या रिएक्शन कोऑर्डिनेट के साथ एनर्जी का, E वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो इसमें हम देख रहे हैं कि ये जो एनर्जी ऑफ रिएक्टेंट्स है ये हाई है और प्रोडक्ट की एनर्जी कम है, यानी कि E ऑफ रिएक्टेंट इज़ ग्रेटर देन एनर्जी ऑफ प्रोडक्ट या EP। ये हम यहाँ भी देख रहे हैं ग्राफ से भी कि प्रोडक्ट की एनर्जी जो है वो कम आ रही है। इन दोनों के बीच का जो डिफरेंस है, रिएक्टेंट्स और प्रोडक्ट्स के बीच का जो एनर्जी गैप है वो है डेल्टा H या इंथैल्पी। तो यहाँ हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी कैसी है, कम है, तो इसकी जो इंथैल्पी होगी डेल्टा H जो है वो कैसा होगा, नेगेटिव होगा, और इस वजह से डेल्टा G इसका नेगेटिव होना चाहिए, और ये रिएक्शन जो है कैसी होगी, स्पॉन्टेनियस रिएक्शन होगी। दूसरे रिएक्शन में हम देख रहे हैं ये भी एनर्जी वर्सेस कोऑर्डिनेट, रिएक्शन कोऑर्डिनेट का कर्व है, और इसमें हम देख रहे हैं कि रिएक्टेंट से प्रोडक्ट की एनर्जी ज़्यादा है, दोनों के बीच का गैप हम कैसा ले रहे हैं, डेल्टा H। तो ये EP इज़ ग्रेटर देन ER, और इस केस में क्या हो जाएगा, ये जो रिएक्शन है ये स्पॉन्टेनियसली नहीं हो पाएगी। ये जो रिएक्शंस हैं या तो एंडोथर्मिक होंगी या एक्सोथर्मिक होंगी, जैसा कि हमने अभी देखा, और इनको समझाने के लिए मतलब हर रिएक्शन के स्टार्ट होने के लिए एक डेफिनेट अमाउंट ऑफ एनर्जी की ज़रूरत होती है जिसे एक्टिवेशन एनर्जी कहते हैं। ये किस तरह से एक्टिवेशन एनर्जी अणुओं को मिलती है, क्रियाकारकों को मिलती है, इसको समझाने के लिए कुछ सिद्धांत हैं। पहला है कोलिजन थ्योरी। कोलिजन थ्योरी या संघट्ट सिद्धांत या संघट्टवाद, ये क्या कहती है कि कोई भी रिएक्शन तब संपन्न होती है जब उनके क्रियाकारक अणुओं के बीच में इफेक्टिव कोलिजन होता है या प्रभावी संघट्ट या टक्कर होती है। अब ये जो टक्कर है ये कितनी प्रभावी होगी, कितनी इफेक्टिव होगी, ये डिपेंड करता है ओरिएंटेशन फैक्टर पे और एनर्जी फैक्टर पे। ओरिएंटेशन फैक्टर क्या है कि मॉलिक्यूल्स के बीच में इस तरह से ओरिएंटेशन होना चाहिए, उनका विन्यास परस्पर इस प्रकार से होना चाहिए कि टक्कर अधिकतम और प्रभावी रूप से हो सके।
कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जितनी ज़्यादा होगी, यानी कि पर सेकंड होने वाले टक्करों की संख्या, कॉलिजन्स की संख्या जितनी ज़्यादा होगी, रिएक्शन रेट उतनी ही ज़्यादा होगी। यानी कॉलिजन फ्रीक्वेंसी जो है ये प्रेशर पे भी डिपेंड करती है, टेम्परेचर पे भी डिपेंड करती है। जितना ज़्यादा प्रेशर होगा फ्रीक्वेंसी उतनी ज़्यादा, यानी रिएक्शन रेट उतनी ज़्यादा। टेम्परेचर जितना ज़्यादा उतनी ही फ्रीक्वेंसी, कॉलिजन फ्रीक्वेंसी ज़्यादा और रिएक्शन रेट ज़्यादा। और अगर टेम्परेचर प्रेशर दोनों ही ज़्यादा हैं, इट मीन्स रिएक्शन रेट जो है वो काफ़ी ज़्यादा होगी। जैसे हम ये एक रिएक्शन देख रहे हैं एल्केन का हेलोजिनेशन सनलाइट की प्रेजेंस में। हमने लास्ट लेक्चर में भी ये रिएक्शन देखी थी सब्स्टिट्यूशन रिएक्शंस के तहत। तो इसका यदि हम उदाहरण ले रहे हैं तो यहाँ हम देख रहे हैं रिएक्टेंट की एनर्जी है 104 किलो कैलोरी पर मोल। यहाँ पर ये जो CH बॉन्ड है ये ब्रेक होगा और आगे CH3 प्लस HCl यानी कि H और Cl के बीच में बॉन्ड फॉर्मेशन होगा। ये जो एनर्जी है ये है 103 किलो कैलोरी पर मोल। तो डिसोसिएशन की एनर्जी है फर्स्ट, और सेकंड जो 103 है ये है फॉर्मेशन की या बॉन्ड फॉर्मेशन एनर्जी। तो ये जो 1 किलो कैलोरी पर मोल का जो डिफरेंस आया है, ये 1 किलो कैलोरी पर मोल जो है ये एनर्जी, तो ये जो एनर्जी गैप है 1 किलो कैलोरी पर मोल, प्रैक्टिकली ऐसा देखा जाता है कि यदि 1 किलो कैलोरी पर मोल रिएक्टेंट्स को अगर हम एनर्जी दें तो वो अभिक्रिया संपन्न होनी चाहिए, लेकिन वो संपन्न नहीं होती है। और उसके लिए तब वो जब हम प्रैक्टिकली 4 किलो कैलोरी पर मोल इतनी एनर्जी जब हम देते हैं रिएक्टेंट्स को, तो ये अभिक्रिया संपन्न होती है। इसका मतलब इस अभिक्रिया के लिए जो हम देख रहे हैं एल्केन का सब्स्टिट्यूशन हैलोजन के द्वारा, इसके लिए 4 किलो कैलोरी पर मोल एनर्जी चाहिए। ये इसकी एक्टिवेशन एनर्जी है और ये हमें मिलती है, कैसे मिलती है ये एक्टिवेशन एनर्जी? फ्रॉम काइनेटिक एनर्जी ऑफ मॉलिक्यूल्स, यानी कि अणुओं की जो गतिज ऊर्जा है वहाँ से उनको ये ऊर्जा मिलती है। उनमें आपस में टक्कर होती है और उस टक्कर के फलस्वरूप जो है रिएक्शन संपन्न होती है और हमें प्रोडक्ट मिलता है। कर्व के द्वारा, ग्राफ के द्वारा हम इसको समझने की कोशिश करते हैं। ये ग्राफ है अगेन एनर्जी वर्सेस रिएक्शन कोऑर्डिनेट। तो ये रिएक्टेंट है मीथेन प्लस क्लोरीन फ्री रेडिकल, और हम देख रहे हैं कि एनर्जी जो है वो धीरे धीरे बढ़ती जा रही है और एक पीक हमें मिल रहा है। उसके बाद में एनर्जी लोअर होती जा रही है, कम होती जा रही है। तो प्रोडक्ट हमें मिला CH3 फ्री रेडिकल एंड HCl। ये जो दोनों के बीच का गैप है, ये जो दोनों के बीच का गैप है ये है डेल्टा H, और ये कितना है 1 किलो कैलोरी पर मोल। ये 1 किलो कैलोरी पर मोल का डिफरेंस आ रहा है। और ये जो EA है एक्टिवेशन एनर्जी है, ये क्या हो गई कि जो ग्राउंड स्टेट में रिएक्टेंट्स थे उनको एक पर्टिकुलर एनर्जी की ज़रूरत थी, या उस पीक, उस मैक्सिमा तक पहुंचने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत थी ये थी एक्टिवेशन एनर्जी, जो कितनी है 4 किलो कैलोरी पर मोल। ये जो है ये क्या हो गया, इस कर्व का मैक्सिमम या मैक्सिमा हुआ। यानी रिएक्टेंट मॉलिक्यूल्स इन क्रियाकारकों की एनर्जी को यहाँ तक ले जाने के लिए जितनी एनर्जी की ज़रूरत है दैट इज़ EA एक्टिवेशन एनर्जी। दूसरी थ्योरी है ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी या इंटरमीडिएट थ्योरी। ये ट्रांजिशन स्टेट थ्योरी क्या कहती है कि A और BC, A प्लस BC अगर ये कोई रिएक्शन है तो A और B के बीच में जैसे जैसे बॉन्ड बनता जाएगा, पार्शली धीरे धीरे बॉन्ड फॉर्मेशन शुरू होगा, बिल्कुल उसी समय साइमल्टेनियसली B C के बीच का बॉन्ड जो है वो ब्रेक होता जाएगा। तो ये ट्रांजिशन स्टेट आती है जिसे हम इस तरह से शो करते हैं। ये हमने यहाँ पे डैश लाइन जो है ये पार्शियल बॉन्ड फॉर्मेशन को दिखा रही है, और BC के बीच में जो डैश्ड लाइन है ये पार्शियल बॉन्ड ब्रेकिंग को दिखा रही है। तो ये हुआ AB